and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathore, author of chempandit.com. आज पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। वाटर एक बहुत ही प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स है, इसका मतलब है कि ये हमें नेचुरली अवेलेबल है। हमें इसे परचेज नहीं करना पड़ता है, इसे ढूंढना नहीं पड़ता है। इट इज अवेलेबल टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड येट इट इज द मोस्ट वेस्टेड रिसोर्स ऑल्सो। यस, ये सबसे ज्यादा वेस्ट की जाने वाली नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं आउट ऑफ इग्नोरेंस। वाटर एक ऐसी चीज है जिसके बिना लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऑन अर्थ। वी ऑल रिक्वायर वाटर फॉर ऑल आवर डेली एक्टिविटीज, भले ही वो ड्रिंकिंग हो, बेदिंग हो, वॉशिंग हो या इंडस्ट्री में इसका यूज हो। बिना वाटर के कहीं भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और यही रीजन है कि क्यों हमें वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें वाटर बचाकर बहुत ही इकोनॉमिकली यूज करना चाहिए, सो दैट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वाटर नहीं मिलता है, प्रॉपर सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम वाटर को सेव करेंगे, इकोनॉमिकली यूज करेंगे, तो ऐसे लोगों तक भी शायद वाटर पहुंच पाए। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट वाटर। लेट्स गेट स्टार्टेड। वाटर, वी नो वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। क्यों मैं कह रही हूं कि प्रेशियस है, अनमोल है? क्योंकि बिना वाटर के लाइफ अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं होगी। हम जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन लाइफ अवेलेबल है ओनली ऑन अर्थ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है वाटर की अवेलेबिलिटी, है ना। तो वाटर की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई। और वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं हम 22 मार्च को। ऑन एन एवरेज 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे यूज किया जाता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज like drinking, bathing, washing clothes and maintaining proper hygiene. वाटर की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली इंडिया में जिन्हें इनफ वाटर नहीं मिलता है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, और बहुत ही कम पानी में इन्हें काम चलाना पड़ता है। Conservation of water is very very important. Why? Because हमारे पास अर्थ पर बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा वाटर। क्यों? क्योंकि more than 70% of earth is covered by water. लेकिन जो यूजेबल वाटर है, यानी जो वाटर हमें यूज कर सकते हैं फॉर ऑल दी एक्टिविटीज, वो बहुत ही लिमिटेड है। Now let's see how much water is available. अर्थ के पास करीब 71% वाटर है, और इसीलिए हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं इसको। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। लेकिन इसकी ज्यादातर क्वांटिटी इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहां पर ओशन जो है करीब 2/3 पार्ट अर्थ का कवर करता है, यानी जो वाटर है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो ओशंस में है, और ये किसी भी काम का नहीं है। 2/3 हिस्सा यानी 97% ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, है ना। 97% ऑफ वाटर जो अर्थ पे अवेलेबल है वो ओशन में है, और ये ओशन वाटर हमारे किसी यूज का नहीं है। ना तो ये डोमेस्टिक पर्पस में यूज हो सकता है, ना ही ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ओशन और सी का जो वाटर है ये बहुत सॉल्टी है, इसमें नमक है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए ये किसी यूज का नहीं है। ठीक, इसके बाद ये जो ओशन और सी की वजह से जो पानी हमारे पास अवेलेबल है वो सिर्फ रिवर एंड लेक्स का वाटर है। ठीक है,
और अगर देखा जाए तो फ्रेश वाटर हमारे पास सिर्फ 3% है, सिर्फ 3, इस वाले फिगर में देखो आप 3% फ्रेश वाटर अवेलेबल है। इस 3% में से 70% वाटर लॉक्ड है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। 70% वाटर ग्लेशियर के फॉर्म में है। अगेन ये हमारे किसी काम का नहीं है। 29% वाटर अंडरग्राउंड वाटर है एंड ओनली लेस देन 1% वाटर अवेलेबल है रिवर्स एंड लेक्स में। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यूज के लिए सिर्फ लेस देन 1% वाटर है जो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स और स्प्रिंग्स में है। ठीक है, हमारे घरों तक पानी कैसे पहुंचता है? हमारे घरों तक जो पानी सप्लाई होता है वो पाइपलाइंस के फॉर्म में होता है और हमें टैप से मिलता है। हम इसको टैप खोलकर और वाटर ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो वाटर हमारे घर तक पहुंचता है ये आता पॉन्ड्स और लेक्स और रिवर्स से ही है। नदियों और तालाबों से ही ये पानी जो है पाइपलाइंस के थ्रू जो नगर निगम होता है उसका ये काम होता है कि वो पब्लिक को वाटर सप्लाई करे। तो ये जो पानी हमारे घरों से तक पहुंचता है ये रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक से आता है। ठीक है, अर्थ पे जो वाटर है ये वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ये मेंटेन करती है वाटर साइकिल। क्या है वाटर साइकिल? आप देखिए इस डायग्राम में, इतना ब्यूटीफुल सा ये डायग्राम है, फिगर है, इसमें वाटर साइकिल दिख रहा है आपको। वाटर साइकिल मेंटेन करती है अमाउंट ऑफ वाटर फॉर आवर कंजम्पशन। वाटर साइकिल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 3 तरह की प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और वो है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले शुरुआत होती है इवेपोरेशन से। सभी वाटर बॉडी से वाटर हीट होता है सनलाइट की वजह से, और हीट होता है और ये इवेपोरेट होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फिगर में इवेपोरेशन हो रहा है, ये ऊपर जा रही हैं वेपर्स। ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ऊपर की तरफ ये राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है। हमने पढ़ा है हॉट एयर ऊपर जाती है, बिल्कुल वही इसका रीजन है कि जो वेपर्स हैं ये हॉट है तो ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब ये वाटर वेपर जो है वो एयर के साथ मिक्स होके कुछ हाइट तक पहुंच जाते हैं और काफी हाइट के पहुंचने के बाद जब वहां टेम्परेचर कम रहता है तो वहां ये कूल हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होना यानी वाटर वेपर का वापस कन्वर्ट होना वाटर ड्रॉपलेट्स में। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये क्लाउड्स बनाती हैं, बादल बनाती हैं। जैसे आपने देखा कंडेंसेशन हुआ, ऊपर आप देखिए ये बादल बन गए, क्लाउड्स बन गए, और फिर ये क्लाउड्स जो पानी से भरे होते हैं, है ना, तो इसमें जो हेवी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो क्लाउड में रहते हैं वो रेन के फॉर्म में और अपने वेट की वजह से वो नीचे वापस गिर जाते हैं। तो ये रेन के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है और पानी वापस अर्थ पर आ जाता है। फिर ये पानी भर जाता है वापस ओशंस, लेक्स, सी, पॉन्ड्स, रिवर्स में, और फिर से दोबारा इवेपोरेशन होता है, फिर से कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है रेन के फॉर्म में, स्नोफॉल के फॉर्म में भी होता है, ओले भी गिरते हैं। ये सभी प्रेसिपिटेशन के टाइप्स हैं। तो प्रेसिपिटेशन होता है, मोस्टली रेनफॉल होती है और पानी वापस नदी तालाबों में भर जाता है। तो ये हुई एक साइकिल। ठीक, तो वाटर इस तरह से एक साइकिल के फॉर्म में रिसाइकल होता जाता है बार बार। ठीक, और हमें अवेलेबल हो जाता है। क्लियर? फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है वो हम देखते हैं। कुछ जगह पे मैंने अभी बताया था बारिश की वजह की जगह पर स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन और वहां का क्लाइमेट इस तरह से होता है। जैसे कि आप जानते हैं हिली एरियाज में, इंडिया में अगर बात करें तो शिमला है, कुल्लू मनाली है ना, जो हिली एरियाज हैं वहां पर स्नोफॉल होती है। स्नो क्या है? ये भी एक वाटर का फॉर्म है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है स्नो। ठीक, वाटर हमारे ओशंस, लेक, सी सब में प्रेजेंट है।
अंडरग्राउंड वाटर टेबल में भी प्रेजेंट है। ये जो वाटर है ये लिक्विड फॉर्म है, ये तो हम जानते ही हैं। वाटर वेपर, जब पानी इवेपोरेट होता है नदी तालाबों से, वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है, तो वो वाटर का गैसियस फॉर्म है। तो वाटर तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो हेंस ये जो वाटर साइकिल है ये अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन करती है कंटिन्यूअसली तीनों ही फॉर्म्स में। गैस का वाटर के तीनों फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों ही फॉर्म में ये मेंटेन करती है। जो गांव होते हैं, बहुत सारे जो विलेजेस हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, और नहीं प्रॉपर वाटर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, इसलिए ऐसे बहुत से गांव हैं जहां लोगों को कई कई किलोमीटर्स, कई माइल्स पैदल चल के जाना पड़ता है एक घड़ा पानी लाने के लिए। बहुत सारे लोग, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड करते हैं ऑन ग्राउंड वाटर। ये भी ऐसा भी गांव में होता है, गांव में भी और छोटे छोटे कस्बों में भी बहुत सारी जो पब्लिक है वो डिपेंड करती है ऑन ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर हम कैसे निकालते हैं? इन्हें निकाला जाता है ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स के थ्रू। आप गांवों में और छोटे छोटे कस्बों में देखेंगे हैंड पंप और ट्यूबवेल, जो हमें बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। हैंड पंप और ट्यूबवेल तरीका है ग्राउंड वाटर को फेच करने का और उसको यूज करने के लिए फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। ठीक है, ग्राउंड वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ वाटर। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ग्राउंड वाटर, है ना। वाटर टेबल जो है ये वाटर की अपर लेयर है, जमीन के नीचे जो वाटर की अपर लेयर है जिसके नीचे ग्राउंड वाटर मिलता है। ठीक है, ये वाटर टेबल अलग अलग जगहों पर अलग अलग रहती है, डिफरेंट रहती है। कुछ जगह पर ये जो जमीन है उसके जस्ट नीचे मिल जाती है, और कई जगह पे ये काफी डीप रहती है, काफी मीटर्स नीचे तक जाना पड़ता है, तब जाके वाटर टेबल जो है वो मिलता है, ग्राउंड वाटर अवेलेबल हो पाता है। अब ये ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे आता कहां से है? हम कहते हैं ना ग्राउंड वाटर टेबल है, उसमें ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, जो हमारे ग्राउंड वाटर जो है वो बाहर से ही सीप करके अंदर जाता है। रेन वाटर और रेन वाटर के अलावा बहुत सारे वाटर सोर्सेस जिससे कि वाटर जमीन पर फैल जाता है, वो अल्टीमेटली सॉइल के बीच में जो स्पेसेस और क्रैक्स होती हैं उसके थ्रू सीप करते 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 ये नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड वाटर वो वाला ग्राउंड वाटर जो स्टोर्ड रहता है हार्ड रॉक्स की लेयर के नीचे, हार्ड रॉक्स की लेयर के बीच में, जहां पर रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं, वहां पर जो पानी पाया जाता है उसे एक्विफर कहते हैं, जो कि आप यहां देख रहे हैं, एक्विफर। ठीक है, एक्विफर का ही पानी होता है जो ट्यूबवेल्स और हैंड पंप से हम फेच करते हैं और यूज करते हैं। वाटर टेबल बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है अगर ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज किया जाए, और उतनी ही क्वांटिटी में अगर वाटर सीप करके इनफिल्ट्रेशन के थ्रू अगर नहीं जाता है और यूज ज्यादा होता है, तो ग्राउंड वाटर इफेक्ट होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और इवन हैंड पंप्स में भी पानी आना बंद हो जाता है, बोरिंग में भी पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि अंडरग्राउंड वाटर को भी बहुत ही इकोनॉमिकली यूज किया जाना चाहिए, अदरवाइज वो भी जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? लेट्स सी डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का डिप्लीट होना। हम जानते हैं कि जो रेन वाटर सीप करके ग्राउंड के नीचे पहुंचता है, इसी से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो हम कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, इसको दोबारा रिफिल कैसे करेंगे, दोबारा रिफिल कैसे होगा? ये रेन वाटर के सीप करके जाने से होगा। उसके अलावा बहुत सारा वाटर जो है वो यहाँ वहां फैल जाता है, पाइपलाइन फूट जाती है, उससे फैल जाता है। कुल मिला के ये पानी सीप करके इनफिल्ट्रेशन होता है
और ये नीचे जाके अंडरग्राउंड में इकट्ठा हो जाता है। और क्योंकि ये सैंड की लेयर, सॉइल की लेयर के थ्रू जाता है, इसलिए ये बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली फिल्टर हो जाता है। कंटिन्यूसली जब आप वाटर यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर है ना, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वो नेचुरल प्रोसेस से रीस्टोर होना उसका मुश्किल हो जाता है ना। अगर वाटर प्रॉपर रीस्टोर हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वाटर प्रॉपरली रीस्टोर नहीं हो पा रहा है और हम पानी यूज करते जा रहे हैं ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो काफी नीचे चली जाती है, यानी उसकी हाइट बहुत नीचे चली जाती है, जहां से उसको फेच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रीज के बढ़ने की वजह से और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की वजह से पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एट द सेम टाइम अगर रेनफॉल कम होती है तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है वाटर टेबल के इफेक्ट होने का। वाटर का यूज तो वहीं के वहीं है, वाटर का यूज तो कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे में अगर प्रॉपरली वाटर सीप करके इनफिल्टर होकर नीचे नहीं पहुंचता है, रेनफॉल कम होती है, बारिश कम होती है, तो ओवरऑल असर पड़ता है ग्राउंड वाटर टेबल पे। जो ग्राउंड वाटर है ये बहुत कम हो जाता है और इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे फिर दिक्कत आती है। क्लियर? वाटर टेबल के डिप्लीट होने के, यानी कि ग्राउंड वाटर के डिप्लीट होने के यानी कि कम हो जाने के पीछे कई रीजंस हैं, जिसमें से पहला रीजन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो मैंने पहले भी बताया। पॉपुलेशन का इंक्रीज होना एक बहुत बड़ा रीजन है वाटर टेबल के डिक्लाइन होने का। पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ जाती है कंस्ट्रक्शन की, घर बनाने पड़ते हैं, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स, पेवमेंट, इन सभी की डिमांड बढ़ जाती है, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ज्यादा घर बनाने पड़ते हैं, ज्यादा हाउसेस, ज्यादा शॉप्स, ज्यादा ऑफिसेस। इसकी वजह से जो ओपन एरिया है, जो ओपन लैंड है, वो कम हो जाता है। जब ओपन लैंड कम हो जाता है तो रेन वाटर के सीप करके जाने का जो ये तरीका है, जरिया है, ये भी खत्म हो जाता है। जितना ज्यादा लैंड आप कवर कर देंगे कंस्ट्रक्शन से, उतना ही कम वाटर सीप करके, रेन वाटर सीप करके या इनफिल्ट्रेशन के थ्रू उतना ही कम पानी नीचे जा पाएगा। यही रीजन है कि जब ग्राउंड वाटर जब प्रॉपरली रीस्टोर नहीं होगा और डिमांड बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। ग्राउंड वाटर आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे हम ट्यूबवेल यूज करें, चाहे हम बोरिंग यूज करें, पर पानी कम हो जाएगा, बहुत नीचे इसका लेवल चला जाएगा और हमें वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। हर तरह की इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पर वाटर बहुत ही हाई क्वांटिटी में यूज होता है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ रही हैं, इसीलिए वाटर का कंजम्पशन वहां पर बहुत बढ़ रहा है ना। इंडस्ट्रीज भी ग्राउंड वाटर को कंज्यूम कर रही हैं, ठीक। तो इस तरह से वाटर का कंजम्पशन इंडस्ट्रीज के थ्रू भी बढ़ गया है, तो ये भी एक रीजन है वाटर टेबल के डिप्लीशन का, राइट। एक और रीजन है, वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। हम जानते हैं एग्रीकल्चर में, लार्ज स्केल एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए होता है। फार्मर्स पूरी तरह से रेन पर डिपेंड करते हैं ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन अगर रेनफॉल प्रॉपर नहीं होती है तो फार्मर्स को मजबूरन ग्राउंड वाटर यूज करना पड़ता है। पॉपुलेशन प्रेशर तो है ही एग्रीकल्चर पे। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो एग्रीकल्चर यानी कि फूड प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है।
दिन ब दिन ये बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से भी वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है। तो आपने देखा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इन सभी कारणों से वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। खास तौर पे ग्राउंड वाटर, सभी जगह पे ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है और इसी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, यानी इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती जा रही है दिन ब दिन। ठीक, लेट्स डू एन एक्टिविटी। सबसे पहले इंडिया का रेनफॉल मैप लीजिए। ठीक है, रेनफॉल मैप वो जो एनुअल रेनफॉल शो करे कंट्री के सभी पार्ट्स की, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट पार्ट्स का। ठीक है, अब इस मैप पे जहां आप रहते हैं उस प्लेस को मार्क करिए। ठीक है, क्या आपके एरिया में थ्रू आउट द ईयर सफिशिएंट रेनफॉल होती है? क्या वाटर अवेलेबल है? ये देखिए। कभी कभी हम ये नोटिस करते हैं कि कुछ प्लेसेस पर बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, और उसके बाद भी वहां पर वाटर की शॉर्टेज रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। ये आप देखिए लास्ट पॉइंट, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। जब आप मैप देखेंगे तो आपको बहुत सारे एरिया का, पूरी ही कंट्री के हर रीजन के एनुअल वाटरफॉल के, एनुअल रेनफॉल के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि वहां पर कितना वाटर अवेलेबल है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या वहां पर वाटर स्कैर्सिटी है या नहीं है, क्या इनफ वाटर है, एटसेट्रा। तो कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर, इसके बाद भी वहां पर पानी की शॉर्टेज रहती है। तो ऐसा अक्सर होता है बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जाता है वाटर का, जिस वजह से बहुत ज्यादा वाटर की शॉर्टेज होती है इन स्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, राइट। So let's see what is water management. वाटर को प्रॉपरली मैनेज करना कहलाएगा वाटर मैनेजमेंट। सिविक अथॉरिटीज जो होती हैं, यानी नगर निगम एटसेट्रा, इनका काम होता है वाटर सप्लाई करना एक वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम से, एक प्रॉपर प्लान्ड सिस्टम से। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि जगह जगह वाटर का लीकेज हो रहा होता है, पाइपलाइन से पानी निकल रहा होता है। कई बार पाइपलाइन जो है वो उसमें कुछ खराबी आ जाती है, उसकी वजह से बहुत वाटर का लीकेज होता रहता है। रोड्स पे हम अक्सर देखते हैं ऐसा, कहीं ना कहीं हमें ये नजारा देखने को मिल जाता है। इससे वाटर का वेस्टेज होता है। इसके अलावा हम डेली एक्टिविटीज के थ्रू भी नॉर्मल पब्लिक बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ड्यूरिंग ब्रशिंग, बेदिंग एंड मेनी अदर एक्टिविटीज। ब्रश करते टाइम हम लोग मोस्टली जो है टैप को ऑन रखते हैं पूरी ड्यूरेशन के दौरान, इससे वाटर बहुत वेस्ट होता है। हमें टैप तभी ऑन करना चाहिए जब हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, राइट। हम ये भी नोटिस करते हैं कि रेन वाटर जो कि काफी प्लेंटी में होता है, बहुत ज्यादा होता है मोस्टली, ये अक्सर वेस्ट होता है क्योंकि ये फ्लो अवे हो जाता है, ये बह जाता है ना, सड़कों से, जमीन से ये बह जाता है। रेन वाटर एक बहुत ही प्रेशियस रिचार्ज है, एक बहुत ही प्रेशियस चीज है टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ये तो हम जानते ही हैं कि जो रेन वाटर आता है वही मेनली सीप करके और जाता है नीचे और ग्राउंड वाटर को के लेवल को बढ़ाता है। तो ये जो रेन वाटर है जो वेस्ट हो जाता है, इसको कंजर्व करने का एक तरीका है जिससे जो हम सब जानते हैं, और इसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेट्स सी टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला मेथड है कि हम रेन वाटर को अपनी छतों पर, रूफ टॉप पर कलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको पाइप के थ्रू एक टैंक से कनेक्ट करके टैंक में कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये वाटर जब हम यूज करेंगे तो इसको हमें फिल्टर करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी छोटी सी एक प्रॉब्लम है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये वाटर रूफ टॉप से कलेक्ट हुआ है तो इसमें इम्प्योरिटीज, डस्ट वगैरह
सैंड पार्टिकल्स होंगे इसलिए। ठीक है। सेकंड तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कि हम रूफ टॉप से पाइप के थ्रू डायरेक्टली पानी को ग्राउंड तक पहुंचा दें ताकि ग्राउंड वाटर इससे रीफिल हो जाए। एक ये भी तरीका है। एक और तरीका है, उससे क्या होगा, रेन वाटर जो रोड पर बह जाता है ना, ड्रेन आउट हो जाता है, वो पानी अगर हम रोड पर कुछ ऐसा सिस्टम कर पाए, कुछ पाइपलाइन के थ्रू अगर हम इसे डायरेक्टली जमीन के नीचे पहुंचा पाए, तो ये भी एक तीसरा तरीका हो सकता है कि हम डायरेक्टली जो पानी रोड पर बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसे हम डायरेक्टली थ्रू अ प्रॉपर पाइप सिस्टम ग्राउंड के अंदर तक, ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंचा दें। ठीक है। वाटर को के वेस्टेज को रोकने के लिए एग्रीकल्चर में एक तरीका है। हम एग्रीकल्चर में अगर इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करें तो इससे वाटर बहुत हद तक बच सकता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में वाटरिंग जो है वो प्लांट्स के बेस पे की जाती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। इसके लिए प्रॉपर पाइप्स लगाए जाते हैं, लंबे लंबे, और पाइप जो है उसमें एक नोजल होती है हर प्लांट के बेस के पास, तो डायरेक्ट प्लांट के बेस में पानी दिया जाता है ड्रिप करते हुए, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो प्लांट को मिलता रहता है। इस टेक्निक से वाटर का वेस्टेज बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है। ठीक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है, इससे हम वाटर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम इंडिविजुअली अपने अपने घरों पे, अपनी अपनी छतों पर, है ना, अपना अपना खुद का रेन वाटर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो सोचिए कि ये कितना बढ़िया मेथड है। तो मैं ये कहूंगी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम सभी को पॉसिबल हो तो हम सभी को अपने अपने लेवल पर अपना वाटर जो है वो हार्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर? नाउ व्हाट रोल कैन यू प्ले एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, एक सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमारा क्या रोल है। ठीक, मैं शुरू से कहते हुए आ रही हूं कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम वाटर को सेव करें और उसका वेस्टेज मिनिमाइज करें। ठीक है। मैंने बताया कि ब्रशिंग के दौरान आप नल को, टैप को बंद कर दीजिए, बहुत देर तक उसको ओपन मत रखिए। आपके घरों में जो पाइपलाइंस हैं उनको प्रॉपर चेक करिए, उनका मेंटेनेंस रखिए, है ना। कोई पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वहां से वाटर फ्लो आउट हो रहा है, इसका ध्यान रखिए। किसी भी तरह का लीकेज ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा हम, जो हमारी आदत है कि हम फ्लोर को वॉश करते हैं पानी डालकर, तो हम फ्लोर को पानी डाल के वॉश करने की बजाय फ्लोर मॉप से हम मॉपिंग करें, है ना, तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे तरीके छोटे छोटे अपने घरों में यूज कर सकते हैं जिससे वाटर का जो वेस्टेज है या जो एक्सेसिव यूज है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अपने लेवल पे हर इंसान की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल, एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाटर को हम बहुत ही इकोनॉमिकली, बहुत अच्छे से कंजर्व करते हुए यूज करें, है ना, और उसका वेस्टेज बिल्कुल भी ना होने दें। ठीक है। अब सवाल यह है कि वाटर की कमी का प्लांट्स पर क्या असर होगा। हम जानते हैं कि प्लांट्स के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि प्लांट्स को वाटर चाहिए फॉर फूड प्रिपरेशन। अगर प्लांट को ज्यादा पानी नहीं मिलेगा तो वो समय से पहले ही जो है वो मर जाएगा। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए, है ना, प्लांट्स को अगर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है अगर वो कम हो जाती है तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी कम हो जाएंगे, और इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये वाटर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, है ना। अगर पानी नहीं है तो प्लांट्स भी कम ग्रो कर पाएंगे, लेस नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो ग्रो कर पाएंगे। तो ये जो डिप्लीशन होगा, प्लांट्स के नंबर में ये जो कमी आएगी, ये एडवर्सली इफेक्ट करेगी ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि हम तो प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और रेन पर डिपेंड करते हैं, है ना।
तो अगर प्लांट्स को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, प्लांट्स की संख्या कम होती जाएगी, तो इनडायरेक्टली ये हमें यानी ह्यूमन बींग्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो सोच कर देखिए इस पूरी बात को, और पानी की जो इम्पोर्टेंस है, पानी कितना अनमोल है, कितना प्रेशियस है, इस बात को समझते हुए हमें हर फील्ड में, इवन एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर जगह पर जितना हो सके पानी का यूज बहुत इकोनॉमिकली, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और इसका वेस्टेज जहां तक हो सके उसे मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है? So that's all for today's class. I hope you enjoyed this class. हमने आज क्लास में वाटर के बारे में डिस्कस किया, वाटर किस तरह से नेचुरली रिसाइकल होता है, किस तरह से वाटर साइकिल काम करती है, कैसे हम वाटर को इंडस्ट्री में यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अराउंड द वर्ल्ड जहां प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। पीपल को बहुत ज्यादा वॉक करके जाना पड़ता है पानी लेकर आने के लिए, और इसीलिए हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि हम वाटर को इकोनॉमिकली और बहुत ही लॉजिकली उसको यूज करें। हमारी ड्यूटी है कि हम वाटर को बहुत ही इकोनॉमिकली और कंजर्व करते हुए यूज करें ताकि सभी को मिल पाए, और जरूरी है कि हम वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। So I hope everything is clear to everyone. Still, if you have any doubt, do post your doubts and queries in the comment box and I will get back to you. Students, if you like the content of my channel, do like and subscribe, and yes, don't forget to share it with your friends. Thank you.